नमस्कार। हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ जैसा हम यहाँ पर ग्लोब के ऊपर देख सकते हैं, ये यूरोपियन संघ अर्थात यूरोपियन देशों का एक संगठन। तो ग्लोब के ये इनका यूरोपीय संघ का अपना एक फ्लैग है और ये ग्लोब पर इनकी पोजीशन है। अब यहाँ पर बात करें यूरोपियन संघ क्यों बना, किन परिस्थितियों के अंतर्गत यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ। तो यूरोपीय संघ बनने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर अगर हम देखें, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर यूरोप की स्थिति, तो यूरोप की स्थिति इस प्रकार की थी। पूरे सभी देशों की स्थिति यहाँ पर आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी स्थिति पूरी तरह से शहर खंडरों के अंतर्गत परिवर्तित हो गए। जितने भी युवा थे, अधिकांश युवा युद्ध के अंतर्गत मारे गए और बुजुर्ग की संख्या बहुत अधिक रह गई, जिस कारण से वहां पर उत्पादन अत्यधिक प्रभावित हुआ। बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई, बहुत ज्यादा वहां पर भूखमरी हो गई और शहरों की आर्थिक स्थिति और शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद हो गया। इन चित्रों के माध्यम से हम उनकी स्थिति का आकलन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति उस यूरोप की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हो गई। तो अब इस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप को पुनः पहले वाली कंडीशन में कैसे लाया जाए, तो इसके लिए एक योजना बनाई गई और उस योजना का नाम है मार्शल योजना। मार्शल योजना का मेन ऑब्जेक्ट था यूरोप का रिकवरी करना। इस कारण से मार्शल योजना को यूरोपियन रिकवरी प्लान के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि मार्शल योजना का संबंध किससे है, तो मार्शल योजना का संबंध यूरोप के पुनर्निर्माण से और यूरोप की रिकवरी पुनः प्राप्त करना। इस कारण से यूरोपियन रिकवरी प्लान के नाम से भी जानी जाती। अब क्वेश्चन आता है मार्शल प्लान किसने बनाया, तो मार्शल प्लान बनाया गया अमेरिका के तत्कालीन उस समय चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्मी, ये चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्मी जिसका नाम था जॉर्ज सी मार्शल। जॉर्ज सी मार्शल के द्वारा एक प्लान प्रस्तुत किया गया था और इसे प्लान को इन्हीं के नाम पर मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये आर्मी अफसर थे और आर्मी अफसर के द्वारा एक प्लान प्रस्तुत किया गया जिसको इनके नाम पर मार्शल प्लान कहते हैं। अब यहाँ पर इस प्लान के अंतर्गत क्या प्रोविजन किए गए, तो इस प्लान के अंतर्गत प्रोविजन किया गया किसके लिए, पश्चिमी यूरोप के लिए। पश्चिमी यूरोप, अब देखिए यूरोप यहाँ पर 1945 के बाद की अगर बात करें, उस समय यूरोप दो पार्ट के अंतर्गत डिवाइड था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। ये वाला भाग जो हम यहाँ पर रेड पार्ट के अंतर्गत देख रहे हैं, इधर वाला भाग यूरोप का पूर्वी भाग कहलाता था और ये ग्रीन पार्ट जो हम देख रहे हैं ये पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत माना जाता था। तो इस तरह से या रेड वाले के अंतर्गत इसका मतलब यह है रेड सोवियत संघ जो यूएसएसआर कहलाता है, उसके प्रभाव में आने कारण यहाँ पर भी साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई थी और बाकी जिन देशों के अंतर्गत अभी साम्यवादी शासन व्यवस्था नहीं हुई है वो ग्रीन के अंतर्गत है। तो इसे पश्चिमी यूरोप को बचाने के लिए ये मार्शल योजना लाई गई थी। तो मार्शल योजना का संबंध कौन से यूरोप के पार्ट के लिए था, पश्चिमी यूरोप के लिए था। क्लियर। इस योजना के अंतर्गत इन पश्चिमी यूरोप के देशों को 4 सालों के लिए 13.3 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता अमेरिका के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी और यही इसका मेन प्रोविजन था। इस प्रकार से पश्चिमी यूरोपीय देशों की स्थिति को सुधारने के लिए 13.3 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जानी थी। ये योजना 3 अप्रैल 1948 को लागू कर दी गई। इस योजना के तहत कितने देशों को यह लाभ मिला, ये यूरोप के पश्चिमी यूरोप के 18 देशों को इससे लाभ प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मेन ऑब्जेक्ट रखे गए, तो मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यह रखा गया, पहला कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना, अर्थात जो देश यूरोप के पश्चिमी यूरोप के देश द्वितीय युद्ध के अंतर्गत सम्मिलित है उनका पुनर्निर्माण करना। दूसरा,
व्यापार बाधाओं को हटाना, अर्थात इन देशों के बीच में किसी प्रकार का ट्रेड बैरियर स्थित है, व्यापारिक बाधाएं हैं, उन व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करना। तीसरा, उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, अर्थात उद्योग जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वहां पर काफी नष्ट हो चुके थे, इनको वापस मॉडर्नाइजेशन करना, इनका आधुनिकीकरण करना। फिर यूरोपियन समृद्धि में सुधार करना, जो ग्लोरी रही है ब्रिटिश की या यूरोप की, वो वापस प्राप्त करना। नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण, साम्यवाद के प्रसार को रोकना, अर्थात जो ये रेड अर्थात साम्यवादी शासन व्यवस्था इधर प्रसारित ना हो, इसके प्रसार को रोकना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण था उस समय जो यूरोपियन देशों को बचाना, क्योंकि इसके पास में यूएसएसआर था। संसार भर के अंतर्गत उस समय दो शक्तियां, एक पूंजीवाद का नेतृत्व करने वाली यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा साम्यवाद का नेतृत्व करने वाली यूएसएसआर। तो दोनों यहाँ पर ये चाह रहे थे कि अपने अपने तरफ यहाँ पर या अपने अपनी जैसी व्यवस्थाएं पूरे विश्व के अंतर्गत स्थापित हो। तो यहाँ पर प्रयास किया जा रहा था कि वो देश, कौन से देश इसके साथ में इन्फ्लुएंस हो जाए, कौन से देश अमेरिका के साथ है। तो अमेरिका इन देशों के अंतर्गत साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाह रहा था, और इस प्रकार से इस मार्शल योजना में भी इसका मेन ऑब्जेक्ट इसमें रखा गया। क्लियर मैंने में? अब बात करें, ये तो मार्शल योजना की बात होगी। अब यहाँ पर यूरोप का एकीकरण कैसे प्रारंभ हुआ? तो इस योजना के बाद में ही और इस योजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत ही इसका क्रियान्वयन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक संगठन बनाया गया, जो यहाँ पर इसका पैसे का प्रबंधन कर रहा था। तो इसी के साथ साथ अब यहाँ पर देशों के बीच में ये भी बात आने लगी कि कैसे हमारे अर्थात यूरोप के देशों के बीच में जो मनमुटाव है इसको समाप्त किया जाए, और कैसे सभी देश एक दूसरे के साथ साथ रहे, पास में आए और एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़े। इसके लिए एक घोषणा की गई जिसका नाम है शूमेन घोषणा, शूमेन डिक्लेरेशन। शूमेन डिक्लेरेशन 9 मई 1950 को किया गया, और यह किसने किया है? फ्रांस के विदेश मंत्री रॉबर्ट शूमेन के द्वारा। अब क्वेश्चन यहां पर आ गया कि शूमेन डिक्लेरेशन का संबंध किस रहा है या किस संगठन से रहा है? तो यूरोपियन संघ के विकास क्रम के अंतर्गत शूमेन डिक्लेरेशन का ये योगदान माना जाता है, जो फ्रांस के विदेश मंत्री रॉबर्ट शूमेन के द्वारा ये घोषित की गई 9 मई 1950 को। अब इसमें क्या प्रोविजन किया गया? उन्होंने इसके अंतर्गत प्रावधान रखा है कि फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी के जो कोयला और इस्पात उत्पादन का जो क्षेत्र है, उन्हें एक ही अथॉरिटी के अंतर्गत, एक ही प्राधिकरण के अंतर्गत लाया जाए। अर्थात ये जो इनका संचालन अलग अलग किया जा रहा है, अलग अलग न करके एक अथॉरिटी के द्वारा नियंत्रित किया जाए। जब एक अथॉरिटी से नियंत्रित होगी तो डेफिनेटली ये देश एक दूसरे के पास में आएंगे और एक दूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये शूमेन घोषणा के अंतर्गत प्रावधान किया गया था। अब इस प्रावधान को इन देशों ने समझा और इन देशों ने समझ करके इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया, और उसी प्रयास के अंतर्गत सबसे पहले जो यूरोप के अंतर्गत एक संस्था की स्थापना हुई जिसका नाम है यूरोपियन कोयला एवं इस्पात समुदाय, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की गई। अब यहां पर आते, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना कब की गई, किस संधि के तहत की गई और किन किन देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की? जैसा शूमेन डिक्लेरेशन के अंतर्गत प्रोविजन किया गया, उसको लागू करने के लिए पेरिस के अंतर्गत, फ्रांस के पेरिस के अंतर्गत यूरोप के कुछ देशों ने वहां पर भाग लिया और कुछ देशों ने भाग लेकर के एक संधि हस्ताक्षरित की गई, और वो संधि हस्ताक्षर पेरिस के अंतर्गत हुई। इस कारण से उस संधि को पेरिस ट्रीटी या पेरिस संधि के नाम से जाना जाता है। तो पेरिस संधि कब हस्ताक्षर की गई? 18 अप्रैल 1951 को। कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए? 6 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। कौन से 6 देशों ने? फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, लक्सेमबर्ग और नीदरलैंड। यहाँ पर अगर मैप में देखें तो ये मैप के अंतर्गत ये 6 देश हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये फ्रांस, ये इटली, ये पश्चिमी जर्मनी, ये नीदरलैंड,
ये बेल्जियम और यहाँ पर है ये लग्जमबर्ग। इन 6 देशों के द्वारा मिलकर के इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था 18 अप्रैल 1951 को। क्या करने के लिए हस्ताक्षर किया है कि इन देशों के अंतर्गत कोयला और इस्पात को एक ही कम्युनिटी के अंतर्गत लाना है, इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा है यूरोपियन कोयला एवं इस्पात समुदाय या यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। इस संधि को कब लागू किया गया? 23 जुलाई 1952 को इसे लागू कर दिया गया और इस संधि को वर्तमान में समाप्त भी कर दिया 50 साल बाद 23 जुलाई 2002 को। अब आपसे क्वेश्चन बन गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि पेरिस संधि कब की गई? पेरिस संधि की गई थी 18 अप्रैल 1951 को। पेरिस संधि कब लागू की गई? 23 जुलाई 1952 को। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 6 देशों ने। और पेरिस संधि के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की गई। क्लियर? और वर्तमान में पेरिस संधि कब समाप्त हो गई? तो 23 जुलाई 2002 को यह संधि समाप्त हो गई। और इस तरह से ये जो देश पहले इंडिविजुअल थे, अलग अलग थे, अब यहाँ पर एक संगठन के रूप में साथ आने लगे और इस तरह से यहाँ पर कोयला और स्टील के माध्यम से ये देश एक दूसरे के साथ साथ एक संगठित होकर काम करना प्रारंभ किया। जब इन्होंने साथ रहते हुए काम किया तो इनको लगा कि अब हमें और क्षेत्रों के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए और क्षेत्रों के लिए भी हमें काम करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर एक नई संधि और की गई कि ये तो पहले कोयला और इस्पात के लिए हुई, परंतु अब इनमें दूसरे क्षेत्रों को भी सम्मिलित करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक संधि और की गई और वो संधि हुई इटली के रोम के कैपिटोलाइन हिल नामक स्थान पर। और इटली के रोम के अंतर्गत होने के कारण ही इस संधि को रोम संधि के नाम से जाना जाता है। तो अब आपके एक और क्वेश्चन बन गया, रोम संधि का संबंध किससे रहा है? तो रोम संधि का संबंध किससे रहा है? रोम संधि कब हस्ताक्षरित की गई और कब लागू की गई, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत और इसके माध्यम से क्या किया गया। तो रोम संधि इटली के रोम नगर में कैपिटोलाइन हिल नामक स्थान पर हस्ताक्षरित की गई। कब हस्ताक्षरित की गई? 25 मार्च 1957 को। यह संधि कब प्रभावी हुई? 1 जनवरी 1958 को। इस संधि पर कितने देशों ने साइन किए? 6 देशों ने साइन किए। जो यहाँ पर पेरिस संधि पर साइन किए वही 6 देश, फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। क्लियर यहां तक? अब यह संधि क्यों की गई? तो पहले इन्होंने क्या बनाया था? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। अब यहां पर एक और नया संगठन जिसका नाम है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसको हम EEC भी बोलते हैं, अर्थात यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना करने के लिए यह संधि की गई। तो अब आपके क्वेश्चन बन गया, EEC या यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना किस संधि के तहत की गई? तो वो रोम संधि के तहत। और कब की गई? 25 मार्च 1957 को। और लागू कब हुई यह संधि? तो यहाँ पर 1 जनवरी 1958 को यह लागू हुई। और इसके तहत क्या स्थापित किया गया? तो इसके तहत यूरोपियन आर्थिक समुदाय या EEC या स्थापित किया गया। तो स्टील कोयला कम्युनिटी से आगे बढ़े और इस प्रकार से एक संगठन EEC के रूप में स्थापित किया। इसी के साथ साथ इस संधि में और भी प्रावधान किए गए। ये प्रावधान किए गए कि सीमा शुल्क में क्रमिक कमी की जानी चाहिए, अर्थात इन देशों के बीच में लगने वाले कस्टम ड्यूटी को धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। फिर सीमा शुल्क संघ की स्थापना की जानी चाहिए यहाँ पर, अर्थात एक एसोसिएशन बनाया जाए जो आने वाले किसी भी प्रकार के विवाद को या समस्या को हल कर सके। फिर कॉमन मार्केट, साझा बाजार बनाना चाहिए। साझा कृषि नीति, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी बनानी चाहिए। साझा परिवहन नीति, कॉमन ट्रांसपोर्ट नीति पॉलिसी बनानी चाहिए। और साथ ही यूरोपियन सामाजिक कोष का निर्माण करना चाहिए। यूरोपियन सोशल फंड की स्थापना की जानी चाहिए और यूरोपियन आयोग की स्थापना का प्रावधान भी इस रोम संधि के तहत किया गया। ठीक है, अब आते तीसरा चरण। जब यहाँ पर ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी भी बन गई, ये साथ रहने लग गए, 6 देशों ने साइन किए,
दूसरे देशों को भी जब ठीक लगा तो वो देश भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होने लग गए। 1992 आते आते तक यहाँ पर 6 की जगह पर 12 देश यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के सदस्य बन गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1992 तक इसके अंतर्गत यूरोपियन आर्थिक समुदाय के अंतर्गत कितनी सदस्य संख्या हो गई? 12। अब इन 12 सदस्यों ने और आगे बढ़कर के काम करने का प्रयास किया, तो इस आगे बढ़ने के लिए फिर इनके द्वारा एक और संधि हुई और इस तरह से यहाँ पर तीसरे चरण के अंतर्गत इनके द्वारा जो संधि हुई थी उस संधि का नाम है maastricht संधि। अब यहाँ पर देखो, पहला तो मैंने आपको बताया पहली संधि पेरिस के अंतर्गत, इसलिए पहली संधि। दूसरी रोम के अंतर्गत हुई, इसलिए रोम संधि। अब तीसरी संधि यहाँ पर maastricht शहर के अंतर्गत, जो नीदरलैंड का एक शहर है, maastricht शहर के अंतर्गत हुई, इस कारण से इसे maastricht संधि के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो maastricht संधि कहां पर की गई? पहला क्वेश्चन, नीदरलैंड के maastricht शहर के अंतर्गत की गई। यह संधि कब की गई? 7 फरवरी 1992 को यह संधि की गई। यह संधि कब लागू हुई? 1 नवंबर 1993 को, 1993 को यह संधि लागू हुई। इस संधि पर कितने देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए? इसके 12 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। ये 12 सदस्य किसके सदस्य थे? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के सदस्य थे। ये 12 कौन कौन से सदस्य थे? तो ये 12 सदस्य थे बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। इन 12 देशों ने maastricht शहर के अंतर्गत ये संधि हस्ताक्षरित की। इस संधि से क्या मिला? इस संधि के द्वारा जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी उसकी जगह पर नया संघ बना जिसका नाम रखा है यूरोपियन यूनियन। तो यहां पर क्वेश्चन बन गया, यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई? maastricht संधि के तहत। कब की गई? 1 नवंबर 1993 को। कितने देशों ने मिलकर की? 12 देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो इस प्रकार से अर्थात प्रारंभ में यूरोपियन संघ के कितने सदस्य देश थे? तो यूरोपियन संघ के कितने सदस्य थे? तो 12 सदस्य। क्लियर माइंड में? यहां पर हम देख सकते हैं ये 12 सदस्य 1 नवंबर 1993 से रहे। बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और यूके। अब आते हैं वर्तमान में। यूरोपियन संघ के वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो आज की तारीख में अगर बात करें तो वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या है 27। ठीक है। अब ये 27 सदस्य कौन कौन है? 12 सदस्य तो ये है। उसके बाद इसका एक्सपेंशन हुआ 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को 3 देश स्वीडन, ऑस्ट्रिया और फिनलैंड इनके सदस्य बने। नेक्स्ट 1 मई 2004 को इसके अंतर्गत साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया तथा स्लोवेनिया ये इनके सदस्य बने। फिर आते हैं 1 जनवरी 2007 को। 1 जनवरी 2007 को रोमानिया और बुल्गारिया इसका सदस्य बने। फिर 1 जनवरी 2013 को क्रोएशिया इसका सदस्य बना। तो टोटल यहां पर सदस्य कितने बने हैं? 28 सदस्य बने थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या 27। क्योंकि 2020 के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके, इसने जो वहां पर आंदोलन चला था जिसका नाम है ब्रेक्जिट, इस ब्रेक्जिट मूवमेंट के माध्यम से अर्थात ब्रिटेन का एग्जिट होना, इसके माध्यम से उसने यूरोपियन संघ की सदस्यता छोड़ दी है। तो 2020 से यूनाइटेड किंगडम ईयू का सदस्य नहीं रहा। इस कारण से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आज की तारीख में कि वर्तमान में यूके के सदस्य वर्तमान में ईयू के सदस्य कितने हैं, तो वर्तमान में ईयू के सदस्य 27 हैं,
ब्रिटेन वर्तमान में इसका या यूके वर्तमान में इसका सदस्य नहीं है। क्लियर माइंड में? तो इस प्रकार से यहां पर ये आपसे कि कितने इनके सदस्य संख्या है इस आधार पर इनका आंसर हम दे सकते हैं। ये 27 से ये सदस्य हैं और वर्तमान में ईयू इसका सदस्य नहीं। ये सारी चीजें हम इसके माध्यम से और ये इनके देशों का अगर आप चाहें तो इस क्रम के अंतर्गत भी दे सकते हैं। जो ये मैप के अंतर्गत मैंने प्रदर्शित कर रखा है कि देश की पोजीशन कहां कहां पर है, वो आराम से आप इनको देख सकते हैं और इस प्रकार से यहां पर ये इसकी स्थापना हुई। क्लियर? अब आते हैं यूरोपियन संघ के अंतर्गत सुधार करने के लिए चौथे एक और संधि हुई और वह संधि लिस्बन शहर के अंतर्गत हुई। इसलिए इस संधि को लिस्बन संधि भी कहते हैं या ट्रीटी ऑफ लिस्बन के नाम से भी जाना जाता है। लिस्बन एक शहर है। किसका शहर है? पुर्तगाल का। पुर्तगाल के लिस्बन शहर के अंतर्गत यह संधि हुई। इस कारण से इस संधि को लिस्बन संधि के नाम से जाना जाता है। अब यह संधि कब हस्ताक्षरित की गई? 13 दिसंबर 2007 को। और संधि लागू कब की गई? 1 दिसंबर 2009 को। जो यूरोपियन संघ के सदस्य थे उन सदस्यों के द्वारा इन पर हस्ताक्षर किए गए और यूरोपियन संघ में सुधार करने के लिए यह हस्ताक्षर किया गया। इस कारण से इस संधि को सुधार संधि के नाम से भी जाना जाता है। रिफॉर्म ट्रीटी के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। क्लियर माइंड में? सबसे पहले यहां पर आएगा तो आपको पेरिस संधि, उसके बाद में इटली के रोम के अंतर्गत हुई रोम संधि, उसके बाद में यहां पर जो ऑस्ट्रिच संधि, यहां पर सॉरी मास्ट्रिच संधि, मास्ट्रिच संधि के बाद में यहां पर लिस्बन संधि। यह संधि क्रम के अंतर्गत भी आपको याद रखना है क्योंकि इस प्रकार का क्रम के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम यहां पर बात करें यूरोपियन संघ बना, तो यूरोपियन संघ एक प्रकार का यहां पर अर्थात एक देशों का समूह बन गया। अब देशों का समूह बन गया तो यहां पर इनके बीच में भी प्रशासनिक गतिविधियां, वित्तीय गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है और विभिन्न प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया भी इसके अंतर्गत होती है। तो इन सभी के लिए यूरोपियन संघ के अंतर्गत अलग अलग संगठन बनाए गए अर्थात अलग अलग आयोग बनाए गए जिनको अलग अलग काम सौंपा गया और यूरोपियन यूनियन के वो समस्त कार्य इन्हीं संगठनों के द्वारा किया जाता है। तो इनमें अगर सर्वप्रमुख हम संगठन देखते हैं तो यहाँ पर यूरोपियन देशों के अंतर्गत एक संगठन आता है यूरोपियन संघ के अंतर्गत, उसका नाम है यूरोपियन आयोग। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए यूरोपियन तो एक तो संघ हो गया, उस संघ के काम को अर्थात करने के लिए अलग अलग यहाँ पर संस्थाएं बनाई गई। उन्हीं संस्थाओं को हम आगे अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उनमें से एक संस्था का नाम क्या है? यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन आयोग। यूरोपियन आयोग यहाँ पर आते यूरोपियन संघ की एक प्राथमिक कार्यकारी भुजा है अर्थात यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर मुख्य रूप से यूरोपियन संघ का हैंड जिसको बोल सकते हैं, मुख्य कार्यकारी भुजा, ये किसे माना जाता है? तो यूरोपियन आयोग को। यूरोपियन आयोग की इसे कैबिनेट भी कहा या यूरोपियन संघ की इसे कैबिनेट भी कहा जा सकता है। कैबिनेट सरकार के रूप में भी ये काम करती है। आयोग के सदस्य को कमिश्नर कहते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं? वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित 27 सदस्य होते हैं। आयोग को विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है और इसका अध्यक्ष को डायरेक्टरेट जनरल के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय अर्थात यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहां पर है? ब्राजील, यहाँ पर बेल्जियम के ब्रुसेल्स के अंतर्गत इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? 1951 के अंतर्गत, जबकि प्रथम आयोग ने काम करना कब शुरू किया? 10 अगस्त 1952 से यहाँ पर यह काम करना शुरू किया। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यूरोपियन संसद के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अब प्रेजेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वर्तमान में 13वां अध्यक्ष या यूरोपियन आयोग का वर्तमान में 13वां अध्यक्ष जो
1 दिसंबर 2019 से है, वो कौन है, जिसको यहाँ पर वर्तमान के अंतर्गत शक्तिशाली महिलाओं के अंतर्गत भी माना जाता है, वो है उर्सुला गेर्ट्रूड वॉन डेर लेयन, जो जर्मनी की रहने वाली है और ये वर्तमान में यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष है। क्लियर माइंड में? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये यूरोपियन आयोग का यहाँ पर एक भुजा कह सकते हैं या एक संस्थान कहा जा सकता है। दूसरा संस्थान यूरोपियन संघ का, उसका नाम है यूरोपियन पार्लियामेंट या यूरोपियन संसद। यूरोपियन संसद यूरोपियन की एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये जहां पर कानून का निर्माण किया जाता है, ये एक प्रकार की कानूनी संस्था है। कानूनी संस्थाएं यूरोपियन संघ में दो है, दो में से एक संस्था यूरोपियन पार्लियामेंट या यूरोपियन संसद के नाम से जानी जाती है। यूरोपियन संसद की स्थापना 10 दिसंबर 1952 को की गई। ठीक है, वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या 720 है। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, और 720 के आधार पर यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संसद के नाम से जानी जाती है। पहली विश्व में सबसे बड़ी संसद भारत की संसद है, और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी संसद यूरोपियन संसद के रूप में जानी जाती है। क्लियर? अब यहां पर आता है इनका निर्वाचन, अर्थात इस संसद के अंतर्गत सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और प्रत्येक देश के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। और निर्वाचन कितने साल के लिए जाता है, तो 5 वर्ष के लिए निर्वाचन किया जाता है। अध्यक्ष यहाँ पर कौन होगा, तो अध्यक्ष बनने के लिए प्रावधान किया कि उसे ही अध्यक्ष बनाया जाएगा जो अपने देश का स्पीकर होता है। तो अध्यक्ष को स्पीकर होना अनिवार्य है। क्लियर माइंड में? यूरोपियन पार्लियामेंट का अध्यक्ष का कार्यकाल 2.5 वर्ष होता है, और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें 18 जनवरी 2022 से माल्टा की रोबर्टा मेट्सोला ये वर्तमान में यूरोपियन पार्लियामेंट की अध्यक्ष है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान रखना है, अगर ये चेंज हो जाती है तो करंट के अनुसार यहाँ पर इनको भी चेंज आगे आपको करना है। तीसरा यहाँ पर संस्थान देखते हैं, यूरोपियन परिषद। यूरोपियन संघ की तीसरी संस्था है यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन परिषद, यूरोपियन परिषद भी एक वैधानिक संस्था है। एक तो यहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट हो गया, और दूसरा यहाँ पर वैधानिक संस्था कौन सी हो गई, यूरोपियन काउंसिल। इसके औपचारिक स्थापना 2009 के अंतर्गत की गई, जबकि अनौपचारिक रूप से ये 1961 से कार्य कर रही थी। इसमें सदस्य यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन संघ के सदस्य देशों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात इनके सदस्य कौन कौन होते हैं, परिषद के सदस्य कौन होंगे, तो 87 देशों के शासनाध्यक्ष इनके सदस्य होंगे, या फिर उनको हेड्स ऑफ स्टेट भी कहते हैं, वो इनके सदस्य। और कौन सदस्य होगा, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल, अर्थात यूरोपियन काउंसिल का जो भी अध्यक्ष होगा वो भी यूरोपियन काउंसिल का सदस्य माना जाएगा। तीसरा, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, अर्थात यूरोपियन आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी यूरोपियन परिषद का सदस्य माना जाएगा। क्लियर? अब आते हैं इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष यूरोपियन परिषद के सदस्य मिलकर के चुनते हैं। कितने समय के लिए इनका निर्वाचन किया जाता है, 2.5 वर्ष के लिए, और इनके कार्यकाल को 2.5 साल के लिए और पुनः निर्वाचित करके बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब कोई भी यहाँ पर सदस्य अधिकतम 5 साल के लिए यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष रह सकता है। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें 1 दिसंबर 2024 से यूरोपियन परिषद का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा, जो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। ये वर्तमान में यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं। अब और बात करें यहाँ पर आगे, इसी के अंतर्गत यूरोजोन, यूरोपियन संघ के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर यह संस्था के रूप में, या ये एक पार्ट जिसके अंतर्गत यूरोजोन के नाम से जाना जाता है। यूरोजोन क्या है, यूरोजोन यूरोपियन संघ के 27 में से 20 देशों का समूह, ध्यान रखना है, अर्थात यूरोपीय संघ के 27 सदस्य हैं,
27 सदस्य देशों में से 20 देशों का ये समूह जहां पर एकल मुद्रा कौन सी चालू की गई है, यूरो। अर्थात जिन देशों के अंतर्गत एकल मुद्रा यूरोपियन संघ की जिन देशों के अंतर्गत लागू हैं, यूरोपियन संघ के उन 20 देशों के इस समूह को ही यूरो जोन के नाम से जाना जाता था। आपसे क्वेश्चन आ गया, यूरो जोन में कितने सदस्य सम्मिलित हैं, तो यूरो जोन में यूरोपियन संघ के 20 सदस्य सम्मिलित हैं, उसे को हम क्या बोलते हैं, यूरो जोन। अब ये 20 देश कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, माल्टा, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्पेन। 27 में से 20 यूरोजोन के मेंबर है। अब इसका मतलब 7 सदस्यों ने, जो यूरोपियन संघ के सदस्य हैं, उनके द्वारा ये यूरो मुद्रा को स्वीकार नहीं किया। तो जो यूरोजोन के अंतर्गत सदस्य नहीं है वो कौन कौन से हैं, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन। इनके अंतर्गत अपनी ही मुद्रा का प्रचलन होता है, ये यूरोजोन के सदस्य नहीं। क्लियर यहां तक। अब यहां पर ऐसे भी देश हैं जो यूरोपियन संघ के सदस्य नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने देशों के अंतर्गत यहां पर एकल मुद्रा अर्थात यूरो को स्वीकार किया। तो नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर जिन्होंने यूरो को अपने यहां पर मुद्रा स्वीकार कर रखा वो देश है एंडोरा, मोनाको, सैन मेरिनो तथा वेटिकन सिटी। इनके यहां पर भी कौन सी मुद्रा का प्रचलन है, यूरो मुद्रा का यहां पर प्रचलन है। क्लियर। तो इस तरह से यहां पर यूरोजोन एक प्रकार का समूह है यूरोपियन संघ के देशों का, जहां पर एकल मुद्रा यूरो का प्रचलन किया जा रहा है, और उन्हीं देशों के समूह को यूरोजोन के नाम से जाना जाता है। क्लियर यहां तक। अब आते हैं यूरो करेंसी कब यहां पर लागू की गई। तो ये यूरो करेंसी, यूरो कब लागू किया गया, 1 जनवरी 1999 को। अब क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2023 को, तो सबसे अंतिम वर्तमान में यूरोजोन के अंतर्गत सम्मिलित होने वाला देश कौन सा है, तो वो हो गया क्रोएशिया। और क्रोएशिया कब यूरोजोन का सदस्य बना है, तो 1 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, इसके अंतर्गत यहां पर और भी ये संस्था कार्य करती है यूरोपियन संघ के अंतर्गत। उसका नाम है कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, अर्थात न्यायालय। इनका भी एकीकृत न्यायालय है जिसका मुख्यालय है किर्चबर्ग सिटी में, और यह है लग्जमबर्ग के अंतर्गत। इसकी स्थापना 1952 के अंतर्गत की गई, और जिसमें प्रत्येक सदस्य देश से एक एक न्यायाधीश सम्मिलित होता है। तो इनके बीच में जो किसी प्रकार का विवाद है, इस विवाद को समाप्त करने के लिए यहां पर इसका अर्थात कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से विभिन्न संस्थाओं से मिलकर के यह यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। इनका अपना एक बैंक भी है, जो यहाँ पर बैंक ये पूरे यूरोजोन के और यूरोपियन यूनियन के सदस्यों के अंतर्गत मुद्रा का लेन देन का काम करता है। तो ये सारी चीजें मिलकर के यूरोपियन संघ कार्य करता है। ओके, थैंक यू।